यानी बेसिकली एड्रेस है, या आप ऐसे समझ लें कि जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं इन क्वांटम नंबर्स के पास, क्योंकि जो श्रोडिंगर है उसके मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है और उसने वेव मैकेनिकल मॉडल दिया, जबकि बोहर का मॉडल जो था वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर करता था। और जो हमारे पास डी ब्रॉय की डुअल नेचर ऑफ मैटर वाली थ्योरी है, उसके बाद डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन वाकई ही वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये एक अलग से लंबी कहानी है। तो उसके बाद फिर हाइजेनबर्ग ने ऑब्जेक्शन लगा दिए थे बोहर के मॉडल में, तो इसलिए श्रोडिंगर का मॉडल जो आया था वो फिर क्वांटम नंबर की बेस पे था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या हैं? क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के बाद 1900 से जो आगाज़ होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद क्वांटम फिजिक्स, वहीं से हमने ये क्वांटम नंबर जो है वो साथ इसमें एडिशन किए। अब क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन मॉडल था या वेव मैकेनिकल मॉडल था एटम से रिलेटेड कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक बिहेव करता है, उसके जो श्रोडिंगर का जो मॉडल था एटम का, उसके जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं जिन न्यूमेरिकल वैल्यूज से, उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। या सिंपली ये एड्रेस हैं इलेक्ट्रॉन का, तो उनको भी हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस शेल में होगा, किस सब शेल में होगा, किस ऑर्बिटल्स पे होगा, क्या ओरिएंटेशन पे होगा, कैसी स्पिन होगी, ये सारे क्वांटम नंबर्स हमें एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो देखें क्वांटम नंबर की जो डेफिनेशन है वो मैं पहले लिख देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर्स क्या हैं? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो हमें देते हैं एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक हो गया? तो ये तो इसकी हुई डेफिनेशन। तो पहला हमारा क्वांटम नंबर है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल बड़े वाला सरबराह वाला है, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको ना हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली तो बात, n से रिप्रेजेंट करते हैं और जो n की वैल्यूज़ हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? तो ये हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्या देता है? यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो हैं इस क्वांटम नंबर से हमें क्या मिलती हैं? अच्छा, ये ना वो क्वांटम नंबर है जिसकी बेस पे बोहर का मॉडल भी था। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन ये हैं, ये तो हमें एनर्जी ऑफ शेल्स बताएगा। एनर्जी ऑफ शेल्स यानी हमें शेल्स का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक हो गया? शेल्स की एनर्जी। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, और इसके लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो 2n² होता है। सही है? इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस यानी ना ये हमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी बताता है। ठीक हो गया? ये तीन चीज़ें हमें इस क्वांटम नंबर से पता चलती हैं जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम मज़ीद किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। देखिए, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 होना तो हम कहते हैं हमारे पास k शेल है। तो n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास l शेल होगा, और n की वैल्यू 3 के लिए हमारे पास m शेल होगा। और इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 4 लें, n की वैल्यू अगर 4 लें तो हमारे पास n शेल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है? हम n की वैल्यू 4 तक रहते हैं। तो यहाँ इसी फॉर्मूले में अगर आप n की जगह उसकी वैल्यू पुट करते जाएं, जैसे यहाँ n की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं k शेल में। देखिए, हमें एनर्जी ऑफ शेल्स भी बताएगा। सबसे लोएस्ट एनर्जी पे जो शेल होता है वो k शेल होता है, उससे हाईएस्ट एनर्जी पे हायर एनर्जी पे L, फिर उससे हायर एनर्जी पे M, और लास्ट पे जो हाईएस्ट एनर्जी पे हमारा शेल होता है वो n शेल होता है। तो ये हमें एनर्जी ऑफ शेल्स भी बताता है। ठीक है? फिर इसके बाद हमें डिस्टेंस बताएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये सबसे करीब होता है k शेल, ये उससे दूर और ये उससे दूर। मतलब ये अगर हम न्यूक्लियस बनाए ना तो उसके करीब तरीन k शेल होता है, फिर L, फिर M और फिर n शेल होता है। ठीक हो गया? तो ये हमें डिस्टेंस भी बताएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का। सही है? अब इसके बाद
जो अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास L शेल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आप 2 जब पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसी पे बोहर का मॉडल बेस करता था। लेकिन अब ना हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा क्वांटम नंबर होगा जिसको हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इस क्वांटम नंबर का ना एक और भी नाम है, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। दूसरा क्या नाम है? एंगुलर क्वांटम नंबर। हाँ, हम इसको एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं? उसकी वजह है ये हमें एंगुलर मोमेंटम बताता है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, देखें बोहर के मॉडल में ना कुछ डिफेक्ट्स थे, हम उनको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वर्ड जो है वो डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो उसमें एक डिफेक्ट ये था कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बनता था, उसकी अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नीफाई करके हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखें ना, तो वो एक लाइन मैनी लाइन्स में स्प्लिट थी। मतलब ये था कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, इस तरह उसकी लाइन आ रही है, तो इस एक लाइन को अगर हम क्या करें, उसकी मैग्नीफिकेशन करें, और ये मैग्नीफिकेशन कहाँ पे होगी? हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में। तो ये जो लाइन है ना, हमें मैनी लाइंस में फर्दर स्प्लिट नजर आती है, ये वाली एक लाइन। मतलब ये इस तरह से बहुत सारी लाइंस में यूं फाइन लाइंस जिनको हम कहते हैं, यूं स्प्लिट नजर आती है। इसका मतलब जो हमारे पास शेल्स है ना, उनके अंदर फर्दर एनर्जी लेवल्स हैं। उन्हीं एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर है। इसको ना हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, यानी ये 0 भी होती है वैल्यू। एक और चीज़, ये ना डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे ये क्वांटम नंबर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखें, अगर अच्छा मजीद इस पे बातें कर लेते हैं। एक तो ये जो डिफेक्ट था मैग्नीफिकेशन से एक लाइन फर्दर मैनी लाइंस में क्यों स्प्लिट नजर आती थी हमें, एक तो ये इसको एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा ये हमें बताएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स, ठीक है, यानी सबशेल का कॉन्सेप्ट बताएगा हमें। जैसे ये सबशेल S, P, D, F होते हैं, है ना, इनके बारे में हमें बताएगा। ये कैसे होंगे ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये हमें बताएगा जो सबशेल्स की एनर्जी है, यानी एनर्जी ऑफ सबशेल्स, यानी हर सबशेल की अपनी अपनी एनर्जी है। पहले मतलब S सबशेल आएगा, ठीक है, तो उसमें भी आगे 1s 2s उसके मुताबिक फिर एनर्जी लेवल्स हमें बताएगा ये। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, और इसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो होगा 2 × 2l+1, ठीक है, 2 × 2l+1। इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे किसी सबशेल में। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा ये हमें एंगुलर मोमेंटम भी बताता है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम MVR कहते हैं, सही है, एंगुलर मोमेंटम MVR ये भी एक्सप्लेन करता है, इसीलिए इसका नाम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। अब या दूसरा नाम इसका एंगुलर क्वांटम नंबर है। अब ये किस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे, तो अब मैं बताऊंगा किस तरह से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ना n की वैल्यू 1 हो, तो अभी मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया कि हमारे पास k शेल होता है, और अगर हमारे पास k शेल हो तो n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 होती है, और 0 के लिए s सब शेल होता है, सही है। तो इसका मतलब जो हमारे पास k शेल है उसके अंदर फर्दर एक ही एनर्जी लेवल है जो s सब शेल की सूरत में हमें मिलता है, और इसके लिए l की वैल्यू 0 है। अब यहाँ जब n की वैल्यू को मैं 2 करूँगा तो हमारे पास L शेल होगा, तो यहाँ पे ना जो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो भी 2 वैल्यूज देता है, 0 और एक दफ़ा 1। 0 के लिए अगेन और सबशेल S सबशेल होगा, S सबशेल, और जो हमारे पास 1 के लिए वैल्यू देगा सबशेल वो P सबशेल होगा, सही है। तो 0 के लिए S सबशेल, 1 के लिए P सबशेल। अब ये जो हमारे पास ये S सबशेल है और ये S सबशेल, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, इसके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है।
तो यहाँ मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक हो गया, और इसको मैं 2 से, तो P 2 ही से स्टार्ट होता है क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है। तो इसे नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी मैं ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब शेल में कितने कितने होंगे वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम आगे एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। देखें, जब हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास m शेल होगा, और इसमें जो इसी तरह n की वैल्यू जब 4 होगी तो n शेल होगा। तो अगर ना n की वैल्यू 3 है तो m शेल है, इसमें l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 1 होगी और l की वैल्यू 2 होगी। 0 के लिए अगेन s सब शेल होगा, s सब शेल, और 1 के लिए p सब शेल होगा, और इसी तरह हमारे पास L2 के लिए D सब शेल होगा। तो ये 3 हमारे पास यहाँ पे सब शेल होंगे। मजीद 3 एनर्जी लेवल्स हैं। यही वजह है कि वो लाइंस जो थी वो हमें एक लाइन जो थी वो मैनी लाइंस में स्प्लिट नजर आती थी, क्योंकि शेल्स के अंदर भी सब शेल एनर्जी लेवल्स मौजूद थे। अब यहाँ पे L की वैल्यू 0 भी है, L की वैल्यू 1 भी है, L की वैल्यू 2 भी है और L की वैल्यू 3 भी है। 0 के लिए अगेन S सब शेल होगा, सही है। इसके लिए P सब शेल होगा, और जब हम L की 2 वैल्यू लेंगे तो हमारे पास D सब शेल होगा, और इसी तरह यहाँ पे F सब शेल होगा। तो यहाँ पे S सब शेल भी आ चुके हैं। तो 4 ही मैंने आपको बताए थे, S P D F, तो यही है हमारे पास। देखें, अब रहा मसला, देखें जैसे यहाँ पे मैंने n को 2 वैल्यू के साथ इन्हीं सब शेल्स की वैल्यू के साथ डिनोट किया था, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। देखें n की वैल्यू 3 है, हाँ जी, इसको 3s लिखेंगे, 3p और 3d लिखेंगे। यहाँ पे भी देखें, यहाँ इसको 4s लिखूंगा मैं, ये हमारे पास 4d होगा, सही है, l की 2 वैल्यू के लिए, और ये हमारे पास 4p होगा, और ये हमारे पास 4f होगा, ये वाला। तो ये 4d और 4f हैं, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी के कितने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 × 2l+1। लाइक मैं s में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आप जितने भी s आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप एक चीज़ चेक करें, ये वाला 1s है, तो इसके लिए भी l की वैल्यू 0 है, ये 2s है, इसके लिए भी l की वैल्यू 0 है, ये 3s है, इसके लिए भी l की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास 4s किधर गया, ये वाला, तो इसमें भी l की वैल्यू 0 है। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 आंसर आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास s ऑर्बिटल में, वो कोई भी हो, वो 1s हो, वो 2s हो, वो 3s हो, वो 4s हो, s सब शेल में, सॉरी नॉट ऑर्बिटल, s सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट रखने के लिए इसको सब शेल ही यहाँ पे मैं बोलूँगा। एक और चीज़, ये क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स की शेप भी बताएगा। लाइक ये जो s सब शेल होता है ना, ये जितने भी s हैं ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, मतलब इनकी शेप यूं गोल होती है इस तरह से, स्फेरिकल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, ये स्फेरिकल शेप के हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद अगर आपने p में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, तो जितने भी p हैं उनके लिए l की वैल्यू 1 आ रही है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो l की वैल्यू 1 है उसके लिए 4p आ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जब 1 पुट करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 1 ऐड करोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप डी में 10 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, और जो हमारा एफ ऑर्बिटल है उसमें आप 14 इलेक्ट्रॉन इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रहा मसला, ये जो पी है हमारे पास, इस सब शेल की शेप क्या होती है, तो ये होती है डम्बल शेप। यूँ ये जो वेट लिफ्टिंग के लिए, डोले शोले बनाने के लिए वजन उठाते हैं ना, उनको डम्बल कहते हैं। तो ये हमारे पास डम्बल शेप के होते हैं, डम्बेल, सही है। तो ये शेप। अब इसी तरह जो डी ऑर्बिटल है, ये कॉम्प्लेक्स शेप का भी आप इसको कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं सॉसेज स्ट्रक्चर होता है, इसका सॉसेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एफ सब शेल है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। तो स्टूडेंट, ये अभी हमने 2 क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन किया। अभी हम तीसरे क्वांटम नंबर जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमारा तीसरा क्वांटम नंबर है, और इसको हम ना स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर आगे खुद आप इसको मुकम्मल कर लेना, m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले मैं आपको ये रीज़न बताऊंगा। देखें, हमारे पास ना बोहर के मॉडल में अगेन एक डिफेक्ट था, उसको हम जीमेंस इफेक्ट कहते हैं। बोहर के मॉडल में वो डिफेक्ट था, जिस साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया था उसका नाम जीमेन था, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट जीमेंस इफेक्ट। देखिए, वो था क्या कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में,
तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम था ना, ये इसकी जो लाइंस थी ये फर्दर बहुत सारी लाइंस में यूं स्प्लिट हो जाती थी इस तरह, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो फर्दर मैनी लाइंस में स्प्लिट होती थी जब हम इसको प्लेस करते थे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। इस इफेक्ट का नाम है ज़ीमैन्स इफेक्ट। और स्टूडेंट याद रखिएगा, यही चीज़ यानी यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब भी ये लाइन स्प्लिट होती हैं, और उस इफेक्ट का नाम है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये दो इफेक्ट्स हैं, ज़ीमैन्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो अब ये जो ज़ीमैन्स इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि बोहर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो लाइंस थी वो फर्दर मैनी लाइंस में क्यों स्प्लिट होती हैं, तो ये हम देखेंगे। तो जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको चूंकि हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 0, -+1, -+2, -+3 एंड सो ऑन हो सकती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और प्लस और माइनस में भी हो सकती हैं। अच्छा, अब मजीद इस पे बातें करते हैं। देखो इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेंगी, एक तो हमें ये डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट देगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं, इस पे आप हेडिंग दें और इसको लिखें, इंपॉर्टेंट टर्म है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप बट डिफरेंट orientations are called डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक तो ये आप डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये हमें एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पे एक और नई चीज आ गई, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि पहले हमने सबशेल्स की बात की थी, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल का हमें कॉन्सेप्ट देता है। और मजीद इसमें यह भी बताना है कि आपको जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन है, यानी ओरिएंटेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पूरा नाम है इनका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी हमें ये बताएगा। सही है, तो ये क्वांटम नंबर हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट और डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब और ये वो जो डीजनरेसी है ना, यानी डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, वही एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन है ये फर्दर मैनी लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। तो मैं अब उसको इसके साथ ही एक्सप्लेन करूंगा, तो आगे बढ़ाते हैं इसको जी। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 0 हो तो हमारे पास एस सबशेल होता है। सही है, तो एक मतलब तो ये है कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमारे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अब इससे क्या मुराद है, m की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होती है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी, जब एजीम्यूथल की वैल्यू 0 हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0। इसका मतलब एस सबशेल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस। इसका मतलब S का जो फर्दर S खुद सबशेल है, इसके जो फर्दर एनर्जी लेवल्स हैं यानी ऑर्बिटल्स लेवल, उसमें ये एक ही एनर्जी लेवल पे होता है, तो इसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे L की वैल्यू 1 लेता तो हमारे पास P सबशेल होता, P सबशेल। अब इसको ज़रा ध्यान से समझना, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, S वाला भी। तो जब L की वैल्यू 1 हो, P सबशेल होता है, तो इसका मतलब हमारे पास M की वैल्यू 3 होगी, 0, -1 और +1। तो इससे क्या हम मुराद लेंगे, P सबशेल हैज 3 ओरिएंटेशन इन स्पेस। इसका मतलब P जो है वो फर्दर, P जो सबशेल है वो फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड है। वो कैसे, एक px, एक py और एक pz, इन्हीं को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। px, py, pz, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। यानी जो हमारा सबशेल है ना p, उसके अंदर फर्दर एनर्जी लेवल्स हैं, और वो px, py और pz। और आपको शुरू में मैंने बताया डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन्हीं तीनों को हम डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, क्योंकि
इनकी शेप भी सेम है, डंबल तीनों, इनकी एनर्जी भी सेम है, तीनों की एनर्जी एक जैसी होगी, लेकिन इन तीनों की ना ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट है। एक एक्स एक्सेस पे मौजूद होगा, एक वाई पे और एक जी पे। अभी मैं इनको बना भी देता हूँ। देखें, आप यूँ एक्सेस ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक्स वाई नाम दे लें। यहाँ पे मैं लाइक एक्स लिख लेता हूँ, वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई और ये जी। अब जो हमारा पी एक्स ऑर्बिटल होगा ये एक्स एक्सिस पे डंबल शेप का होगा, जो पी वाई वाला वाई पे होगा और पी जी जी पे होगा। तो देखें ये पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। तो स्टूडेंट्स अब हम ना वो जो डिफेक्ट था बोहर के मॉडल में कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसको हम जीमेंस इफेक्ट कहते हैं, अभी मैंने शुरू में बताया भी, तो हम जब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को रखते थे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फर्दर मैनी लाइंस में स्प्लिट हो जाता था। उसकी वजह ये थी कि पहले जो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं ना तो उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वो एनर्जी चेंज होने की वजह से वो फर्दर डी जनरेट रहते नहीं हैं, इसलिए वो लाइंस मैनी लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। यानी उन ऑर्बिटल्स की जो पहले डी जनरेट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उनकी डी जनरेसी ख़त्म हो जाती है, वैनिश कर जाती है। तो जो हमारा एस ऑर्बिटल है, जो एस सब शेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल एस ही है, तो वो एक ही ओरिएंटेशन हमें देगा, यानी यो एट अ टाइम एक्स एक्सेस पे होगा या वाई एक्सेस पे या जी एक्सेस पे। तो सपोज कर लें मैंने एक्स एक्सेस पे ड्रॉ कर दिया। तो अब हम डी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, डी सबशेल की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास L की वैल्यू 2 होना तो हम कहते हैं हमारे पास डी सबशेल है, ऐसे ही था, ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। अब जब डी सबशेल होगा तो इसके लिए जो m की वैल्यू वो 0, -1, +1, -2 और +2 होंगी, यानी 5 वैल्यूज़ होंगी डी सबशेल के लिए। तो इसका मतलब जो डी सबशेल है, डी सबशेल हैज़ 5 ओरिएंटेशंस इन स्पेस, ओरिएंटेशंस इन स्पेस, या यूं सादा अल्फाज में अगर हम यूं कह लें कि जो डी हमारे पास सबशेल होता है उसके अंदर फर्दर 5 एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये वाले, ये भी पांचों डी जनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये तीन आपस में एक जैसे होते हैं, ये थोड़े से स्लाइटली हमें डिफरेंट तरह के नज़र आते हैं। बहरहाल हम इनको डी जनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, 5 डी जनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे। तो ना अब ये जो हमने 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स बनाए, इनको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, आप एक्स वाई जी लिख लें। पहली दफ़ा एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई बन गया, फिर एक्स को जी से करें तो जी एक्स बन गया, फिर जो वाई जी है उसको तो ये, फिर पहले और दूसरे को माइनस करके स्क्वायर कर दें और देन लास्ट पे जी का स्क्वायर कर दें। तो ये इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अब इनकी शेप्स बना लेते हैं, ये ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। देखें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, इसका ये वाई प्राइम होगा, ये एक्स प्राइम होगा और ये जी प्राइम। इसी तरह ये एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस प्राइम, ये जी तो ये जी प्राइम, वाई तो ये वाई प्राइम। मैं ना किसी लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं डी एक्स वाई को बना लेता हूँ, डी एक्स वाई। अब ज़रा देखिएगा कैसे बनाता हूँ। एक्स वाई ये बिटवीन दी एक्सेस होंगे, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो एक्स वाई का मतलब है ये इन दोनों के दरमियान होंगे, यूँ सॉसेज स्ट्रक्चर मैंने बताई थी ना, तो वही है ये। इसी तरह एक्स प्राइम वाई प्राइम तो ये यहाँ भी होंगे, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। ये आपने इसी तरह से ड्रॉ करना है। लाइक अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डी वाई जी, तो मैंने वाई और जी के दरमियान बनाने। देखें ये वाई है, ये जी एक्सेस, इनके दरमियान यहाँ बनेंगे और नीचे वाई जी ये वाला, तो इसका मतलब ये यूँ बनेंगे इस तरह से और इस तरह से, ठीक हो गया। इसी तरह आप जी एक्स भी बना सकते हैं। तो मैं आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना यहाँ पे सिखा देता हूँ। डी एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हमारे ना एक्सेस के ऊपर बनते हैं, जो स्क्वायर वाले हैं ना ये स्टूडेंट्स हम एक्सेस के ऊपर बनाते हैं, सही है। तो एक्स वाला एक्स एक्सेस के ऊपर आ जाएगा यूँ और वाई वाला वाई एक्सेस के ऊपर आ जाएगा, तो ये दो एक्सेस के ऊपर होंगे। इसी तरह जो हमारा डी जी स्क्वायर है ये जी के ऊपर होता है, इसको हम कॉलर टाइप भी कहते हैं। ये अगर जी है तो यहाँ पे ये इसका ये जी एक्सेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो एक मैंने नहीं बनाया, यानी ये वाला वो आप खुद बना लीजिएगा। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एक्चुअली जीमेंस इफेक्ट इस क्वांटम नंबर से बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन इस तरह से हो जाता है कि पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो थे वो डी जनरेट थे, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फर्दर डी जनरेट नहीं रहते, उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि डी जनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम हो
और शेप भी सेम हो, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो अब हम इससे नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है, उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो जी लास्ट है नॉट लीस्ट विच इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, वैसे नाम से पता चल रहा है ये हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक फिर थी क्वांटम जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम में, ठीक है। सारी प्रॉब्लम वैसे स्पेक्ट्रम में ही है और यही बोर के मॉडल में डिफेक्ट्स थे। अब स्पेक्ट्रम अगर हम सोडियम या पोटेशियम, जिस तरह जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स, इनके अगर हम स्पेक्ट्रम को थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो इनके स्पेक्ट्रम में हमें लाइंस जो थी वो फाइन डबलेट नज़र आती थी, डबलेट लाइंस थी, सही है। लाइन फाइन्स मतलब वो हमें वैसे तो एक नज़र आ रही, लेकिन वो लाइन डबलेट लाइंस थी, डबलेट लाइंस थी। तो ये जो डबलेट लाइंस थी ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, क्योंकि ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं ना, इनके वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक होता है, लेकिन डबलेट लाइंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो लाइन सिंगलेट होनी चाहिए थी, एक एक लाइन होनी चाहिए थी। तो डबलेट लाइंस का कॉन्सेप्ट फिर क्लियर कैसे हुआ, हमारे पास गुडस्मिथ एंड यूहेनबिक और गुडस्मिथ और यूहेनबिक ने ये कॉन्सेप्ट हमें 1925 में दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी करता है, अराउंड इट्स एक्सिस, सही है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो क्या करता है, स्पिन करता है। वो स्पिन कैसे करता है, लाइक ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन बनाऊं, ये एक्सिस ड्रॉ करूं, या तो ये स्पिन इस साइड को होगी, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो या ये स्पिन जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो इस साइड को होगी, ये क्लॉकवाइज है, सही। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भी स्पिन करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन करता है। यही वजह है कि जो हमारे पास लाइंस नज़र आती हैं वो हमें डबलेट नज़र आती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी दो स्पिन्स में मूव करता है। तो इसको हम अगर इस तरह बना लें तो ये फिर इस तरह से होगी, और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं +1/2 एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में हम वैल्यू लेते हैं -1/2। तो इसका मतलब हमारे पास s की दो वैल्यूज़ हैं, +1/2 और -1/2। और ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो इन सारे क्वांटम नंबर जो कि 4 थे, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों क्वांटम नंबर से बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा न्यूक्लियस के अंदर, और आगे वो फर्दर कितनी एनर्जी इसमें डिवाइड हुआ होता है, और ओरिएंटेशन उसकी कहाँ पे होगी, ये